इस वक्त निर्वर्तमान ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह से उन्होंने पिछले 5 सालों में कार्य किए हैं। स्वागत है आपका उत्तराखंड टाइम्स में। धन्यवाद उत्तराखंड टाइम्स का। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपकी आवाज़ आज पूरे हमारे प्रदेश और देश भर में चल रही है। मैं आपका विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। आप आज हम पुनः एक चुनाव के दौर पर हैं और क्षेत्र पंचायत के प्रत्याशी के रूप में मैं आज यहाँ पर मैंने 4 तारीख को नामांकन भरा है और मुझे जो चुनाव चिन्ह मिला है वो चुनाव चिन्ह मिला है ठीक। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ चुनाव आयोग का कि उन्होंने मुझे अंगूठी चुनाव चिन्ह दिया। पिछला क्या चिन्ह था आपका? जब पिछली बार मेरा चुनाव चिन्ह ईंट था, तो इस बार मुझे अंगूठी चुनाव चिन्ह मिला। पोखरियाल जी, जिस तरह से देखा है आपका काम क्षेत्र में दिखता है, तो कैसा रहा ये 5 साल? क्या आप इस 5 साल को आप कैसे देखते हैं अपने? सबसे पहले तो मैं क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे जनप्रतिनिधि बनाकर ब्लॉक तक पहुंचाया और बराबर मेरे गांव के लोगों ने जो भी कार्य इस क्षेत्र में हुए उसमें उन्होंने मुझे सहयोग किया है। सहयोग का कई प्रकार के सहयोग होते हैं, जैसे जिस घरों में रोड बन रही हो उनके घरों में असुविधाएं रही कई दिनों तक, लेकिन जब वहाँ रोड बनी थी तो उन्होंने धन्यवाद के साथ साथ अपना सहयोग भी प्रदान किया है। तो मैं देखता हूँ कि जिस प्रकार आज हर जनप्रतिनिधि अपने अपनी भावनाओं के साथ, अपने अपने एजेंडे के साथ, अपने अपनी अपील के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। मैं देख रहा हूँ कई लोगों का तो अपना कोई आगे एजेंडा नहीं है, आगे कोई अपील ही नहीं है कि उन्होंने चुनाव किस बेस पे लड़ना है। क्या उनका शिक्षा से मतलब है, स्वास्थ्य पे चुनाव लड़ रहे हैं या बिजली पानी पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं जब चुनाव लड़ा था मेरा पहला एजेंडा ये था शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पानी। आज मुझे सौभाग्य है मेरा कि जब मैं क्षेत्र पंचायत बनकर ब्लॉक में गया तो माननीय मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कर कमलों द्वारा जल जीवन मिशन का भी उद्घाटन हमारे ही कार्यकाल में और उनके कार्यकाल में हुआ और तमाम गांवों में हमने जल जीवन मिशन की जो पाइपलाइन की व्यवस्थाएं थी वो हुई है और कुछ टंकियां भी बनी हैं, लेकिन अभी भी प्राप्त पानी नहीं है। उसका कारण है कि एक टंकी और 4 पंचायत और आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में टंकी और भी बन रही है तो प्राप्त पानी हमारे क्षेत्र के लिए होगा। शिक्षा का अगर मैं बात करूं, शिक्षा के लिए मैं पुनः धन्यवाद कर रहा हूँ त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने यहाँ पर हमारे यहाँ एक अटल उत्कृष्ट विद्यालय दिया है। उस पर उन्होंने एक विधानसभा में एक और दूसरी विधानसभा डोईवाला में एक विद्यालय दिया, जिसमें आने वाले समय में जो हमारे गरीब परिवार के बच्चे हैं, जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो जो आज जो हम बात करते हैं कि जो हमारे अन्य स्कूल खुले हैं सीबीएसई पैटर्न की, वो पढ़ाई करने के लिए उस विद्यालय में मात्र 300-400 रुपए की फीस से उन बच्चों का वहां पर पढ़ाई हो पाई, जबकि अन्य जगह 3000-4000 की फीस से हम लोग पढ़ाई करा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य, आपने देखा होगा हमारे यहाँ हॉस्पिटल था, एनएचआई में रोड में चली गई थी बिल्डिंग, लेकिन पुनः सभी क्षेत्र हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा उसमें सहयोग करके हमें पूर्व में ग्राम प्रधान को और यहाँ पर जमीन आवंटन की गई थी और उसमें गंगाराम आडवाणी जी ने वो जमीन हमारे ग्राम प्रधान लोगों को दी थी और उस पर हाट होती थी, पहले हाट चलती थी, लेकिन आज उस भूमि पर नया भवन हमारा जो है यहाँ पर बनने जा रहा स्वास्थ्य विभाग का और उसमें हमारे 6-7 बेड का हॉस्पिटल होगा और सारी सुविधाएं उसमें होगी। यहाँ पर हमारे लगभग 28 से 30 हजार से ऊपर की पॉपुलेशन है और उस मानकों में ये हॉस्पिटल प्राप्त है। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ सरकार का कि उन्होंने हमारी मांग को माना है और आज हमारे यहाँ उसका कार्य का उद्घाटन आज से 6 महीने पहले से वो कार्य प्रारंभ हो गया है। पोखरियाल जी, जिस तरह से आपका कार्यकाल रहा और आपने काम भी किए हैं, अब आप फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों? मतलब क्यों आप लड़ रहे, क्यों चाहते हैं आप? देखिए, अपेक्षाएं, एक अपेक्षाएं वो होती कि मुझे सिर्फ नाम लेना है, चुनाव लड़ना है, जीतना है, अपनी गाड़ी में बोर्ड लगाना है, घर पे बोर्ड लगाना है और वहीं तक रह जाना है। लेकिन जो मेरा शुरू में जब मैं क्षेत्र पंचायत बना और उसके बाद प्रमुख बना, तो मेरा उद्देश्य ये बन गया था कि मैं अपने क्षेत्र के लिए
अपने पूरे विकास खंडों में, अपने ग्राम प्रधानों के साथ, अपने क्षेत्र पंचायतों के साथ, अपने तमाम जो हमारे जिला पंचायत के सदस्य उनके साथ मिलकर काम करने गया था और हमने मिलकर काम किए भी। कहीं पर हो सकता है कि कुछ लोग साथ ना रहे हों, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने समर्थन करते हुए अपने-अपने गाँव में काम किया। मैं देखता हूँ कि अन्य विकास खंडों के जो प्रमुखगण थे, वो अपने कुछ लोगों को ही काम देते थे और कुछ को बिल्कुल भी नहीं देते। लेकिन मैंने 40 के 40 हमारे यहाँ क्षेत्र पंचायत, उनको भी अपनी निधि दी और निधि के साथ-साथ उनका जो भी सहयोग मेरे से बन पड़ा, उनके साथ सहयोग से काम किया। साथ ही हमारे 36 प्रधान थे, उनके साथ बराबर हमने सदन में उनकी बातों को रखा, उनकी मांगों को पूरा करा और साथ में उनका जहाँ पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं थी, उस सुविधा को बनाने में तैयार रहे। जैसे उनके अपने पंचायत भवन नहीं थे, कई पंचायत भवन बनाए गए, कई ग्राम पंचायतों में आंगनवाड़ी बनाई गई। इसी प्रकार अनेकों कार्यों के लिए हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ चले। जैसा आप पूछ रहे हैं कि आपका मकसद क्या है, चुनाव लड़ना ही क्या है, तो जिस प्रकार आप देख रहे होंगे, मैंने अपने इस कार्यकाल में अपने क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 100 से अधिक रोडें बनाई हैं और 100 से अधिक रोडें बनाई हैं और कुछ विभाग के द्वारा पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी बनाई है और कुछ सिंचाई विभाग की नहरों का काम किया, लघु सिंचाई के द्वारा हमने काम कराया। हमने जो हमारे सैनिक लोग हैं, उनको सम्मान देने के लिए, उनके भवन बनाने के लिए जो ग्राम पंचायत की भूमि होती है, उनको दिलाने का भी काम किया है। साथ ही हमने जो महिलाएं हैं, उनको ग्राम सभा की जो जगह होती है, उनको दिलाने का काम किया है और उस पे उनको भवन बनाने में उनको अपनी निधि के द्वारा सहयोग किया है। देखिए, महिला समाज में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और जिस तरह महिला का उत्थान के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कार्यकाल से पहले हमारे ब्लॉक में लगभग 250 महिलाएं समूह हमारे काम करते थे। आज हमारे यहाँ 7 से ऊपर समूह कर, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा महिलाएं पूरे ब्लॉक में काम कर रही है और कहीं न कहीं उन महिलाओं को कोविड काल याद दिलाता है कि जब उनके पति घर आए, जब उनके पिता घर आए, जब उनके भाई घर आए, तो उन्होंने अपना व्यवसाय करके अपने घर का लालन-पालन किया, अपने बच्चों की पढ़ाई की, शिक्षा-दीक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा। उनकी रोजी-रोटी का साधन वो आजीविका बनी है। तो मैं उन बहनों को भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने हमारे विकास खंड का नाम रोशन किया और हमने उनको समय-समय पर मदद देने का काम किया, किसी भी रूप में। पोखराज जी, जिस तरह से मैं आपसे बहुत समय से जुड़ी हूँ और हम एक बार बैठे भी थे तो हमारी बातें भी हो रही थी कि बहुत ही संघर्ष से आप यहाँ तक आए हैं। बहुत ही संघर्ष किया आपने पिछले अपने लाइफ में। तो थोड़ा हमें उसके बारे में बताइए कि राजनीति में ही क्यों आना था? कहीं और भी आप जा सकते। देखिए, बचपन से संघर्ष बहुत रहा है, ये बातें मैंने आपको बताई भी है और मेरे यार दोस्त, मेरे रिश्तेदार और जितने भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, वो मेरे बचपन को जानते हैं कि मेरी शिक्षा कैसी हुई, फिर मैंने अपना जो संसाधन थे कैसे करके जोड़ा है। परिवार के बुजुर्ग लोग थे, बीमार थे, भी हमने लगातार समाज में लोगों के साथ काम किया है और काम के साथ-साथ लोगों ने हमें इसलिए भी पसंद किया कि कभी भी हम लोगों के सुख-दुख में उनके साथ जाया करते थे। तो जब मैं पहली बार एक बार सोसाइटी का चुनाव लड़ा, तो किसी कारण उसमें हार गया था, लेकिन पुनः लोगों ने मुझे उसमें जिताया और उसके बाद तुरंत 1 साल के अंदर फिर क्षेत्र पंचायत बनाए। क्षेत्र पंचायत बनाने के बाद फिर मुझे प्रमुख बनाए और निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बनाया है। मैं तमाम विकास खंड के लोगों का आज दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में भी आप रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। मैं अपनी एमए मैंने ऋषिकेश पीजी कॉलेज से किया है। छात्र संघ हमारा बड़ा अच्छा रुझान रहता था, लेकिन हम उसमें भी देखते थे कि कुछ लोग अलग प्रकार की राजनीति करते थे, लेकिन हम ऐसे लोगों के साथ रहते थे जो पारिवारिक से जुड़े ज़्यादा संबंधों में बात करते थे, रिश्तेदारी की बात करते थे, यार दोस्तों की मदद की बात करते थे। ऐसा हमारे समाज में आज भी मेरे दोस्त जो हैं, इस प्रकार के हैं कि लोगों की जो मदद करना चाहते हैं और वो देखते हैं कि कौन गरीब परिवार है, कौन निर्धन परिवार है, कौन शिक्षित नहीं है, कहाँ पर हम शिक्षा के प्रति उनको सहयोग कर पाएँ और कहाँ स्वास्थ्य में हम उनको सहयोग करें। ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ।
जिस तरह से देखा जाता है कि राजनीति तो है ही, काम तो है ही, आप लोग करते ही हैं। भ्रष्टाचार की बात आती है, पारदर्शिता की बात आती है, तो कितनी पारदर्शिता आपके कार्यकाल में रही है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिस प्रकार हमारे विकास खंड में मेरी जो सदन है, सदन में आज तक किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य नहीं हुए। किसी भी प्रकार का किसी भी दिन जो भी हमारी बैठकें होती थी, उसमें मीडिया के माध्यम से हो या व्यक्तिगत माध्यम से कभी भी किसी भी प्रकार का किसी को अपराध जताने का या किसी को कहने का मौका ऐसा नहीं मिला कि माननीय प्रमुख जी के द्वारा किसी जनप्रतिनिधि को विशेष दबाव में या उनके कार्यों पे दिक्कत आई हो। इस प्रकार हमारे विकास में किसी भी प्रकार की किसी जनप्रतिनिधि को कोई दिक्कत नहीं आई, ना उन्होंने कोई ऐसे काम किए कि उनको दिक्कत आई। अगर एक आध कोई इस प्रकार के रहे भी होंगे तो वो किसी न किसी कारणवश आपके द्वारा और मीडिया के द्वारा और विभाग के द्वारा उनकी जांच की पुष्टि चल रही, वो आपके सामने हो। जैसे कि महिलाओं की बात आती है कि महिलाएं एक अच्छी गृहिणी भी होती हैं, एक अच्छी मार्केटर भी होती हैं, ऊपर से आपका विश्वास जीतती हैं। जिस तरह से आप चुनाव में आ रहे हैं, तो महिलाओं का बड़ा भागीदारी है अभी चुनाव में, आपके साथ कन्विंसिंग में भी चल रही हैं। तो क्या आप करने वाले हैं उन महिलाओं के लिए? क्योंकि किया भी है पिछले, कुछ चीजें रही होगी जो आपने सोचा होगा कि ये काम मैं महिलाओं के लिए। देखिए, जिस प्रकार मैंने समूह की बात की और हम मातृशक्ति की बात कर रहे हैं, मातृशक्ति काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उन तक योजनाओं को पहुँचाने वाले जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। मैंने आपको बताया है कि तिगुना जो हमारा यहाँ अंतर आया है किसमें? समूह में। आपने देखा तिगुना अंतर आने का मतलब है कहीं न कहीं महिलाओं का एक उत्साह बढ़ा है और उनको आज आवश्यकता है तो एक प्लेटफ़ॉर्म की। मैं मानता हूँ कि उनको हम प्लेटफ़ॉर्म कहीं दे नहीं पाए। अगर उनके लिए कहीं पर प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है, तो जैसे देखिए आप आने वाली रक्षाबंधन में, आने वाले दीपावली में, आने वाली जो हमारी होली दीपावली होती है, अनेकों प्रकार के ये लोग बनाते हैं। चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे मिठाई हो। मैं खुद जो हूँ, अगर मुझे किसी को दीपावली पे शुभकामनाएँ भेजनी है, तो हमारे समूह के माध्यम से, जो नारायणी समूह हैं, संगठन, उनके माध्यम से मैंने अपने यहाँ ऐड से रोटाने बनाकर क्षेत्र की खुशी में योगदान किया है। तो कहीं न कहीं एक उत्साह बढ़ता है। अगर इसी प्रकार का मार्केट इन महिलाओं को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए मिल जाता है, तो आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हम 700 की बात कर रहे थे, तो हम 7000 की बात कर सकते हैं। इतने समूह हमारे यहाँ बन सकते हैं। रायवाला हो, हरिपुर हो, हम लोगों ने कई बात की कि जो हमारे फ्लाईओवर है हरिपुर में, उसके नीचे भी अगर उनको जगह दी जाए, एनएचआई के माध्यम से, ग्राम प्रधान जी के माध्यम से और एसडीएम तहसील के माध्यम से, तो इस प्रकार हमारे आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि जो बहनें, जो माताएं, जो छोटी बोली हमारे इस तरह का काम करें और अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको कहीं ज्यादा दूर न जाना पड़े, लोकल लोग ही उसको ले और आदान प्रदान की भावना रखें। अगर कोई बहनें उसमें मोमबत्ती बना रहे, कोई साबुन बना रहे, पहले वो आपस में ही उसका आदान प्रदान करें, फिर मार्केटिंग करें, ताकि एक प्रचार प्रसार आपके द्वारा हो। तो इस तरह के एक सोच के साथ हम चाह रहे कि क्लस्टर जो है इनके समूह हैं, आगे बहुत अच्छा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जैसा उत्साह महिलाओं के साथ है, ऐसे ही अगर हमारे पुरुष वर्ग के लोग उनको सहयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, आपने इन 5 वर्षों में देखा होगा, अगर हम कोविड काल की बात करें, सबसे ज्यादा साथ युवाओं का था। युवा वो ताकत है कि अगर पानी का रुख इस तरफ है तो इधर बदलने को तैयार रहते हैं और उनमें इतनी क्षमता है। कोविड काल को हराने में सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का है, सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत लोगों की मदद करने। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने मास्क, सैनिटाइजर, घर में छिड़काव, भोजन वितरण, अनेकों प्रकार के उन्होंने ये काम किए और मैं अपने विकास खंड के समस्त कर्मचारियों का भी धन्यवाद करूँ। उनका विशेष सहयोग इसमें रहा है। जितनी बहनें हमारी आशा और आंगनवाड़ी में थे, उन्होंने अपने परिवार की चिंता को छोड़ दिया और जो क्षेत्र की जनता थी, उनकी चिंता करते हुए वो रात दिन एक करते रहे। मैं आशा और आंगनवाड़ी का आज आपके इस चैनल के माध्यम से विशेष रूप से धन्यवाद कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम उन्होंने कोरोना काल में उन्होंने अपना परिवार त्याग दिया था, उसके बावजूद वो
क्षेत्र में तमाम प्रकार की दवाइयों को लेकर, क्वारंटाइन को लेकर, सूचना देने से लेकर वो बहुत आगे रहे। तो मातृशक्ति और युवा इसमें सबसे बड़ी भूमिका उनकी रही, बस साथ में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों की रही। जिस तरह से पर्यावरण को भी देखा जाता है कि पर्यावरण हमारा शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, उसके लिए हमारे जंगल होने चाहिए, क्योंकि अधिकतर तो जंगल कट ही रहे हैं। देखिए, पर्यावरण को आपने देखा होगा, इस वर्ष हम हरेला पर्व नहीं मना पाए, मनाया लेकिन सीमित तरीकों में, क्योंकि पहले विकासखंड की तरफ से हम लोगों के 1000 पौधे, 500 पौधे, प्रत्येक पंचायतों में 200-200 पौधे, इस तरह का 16 जुलाई को हम लोग हरेला पर्व मनाते हैं। और मैं आपके माध्यम से शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि हरेला पर्व हमारा ये पूरा माह है, कभी भी हम पौधे लगा सकते हैं। जैसा आपने बात की कि पर्यावरण को लेकर, आप लोगों ने, अगर मेरे क्षेत्र की बात करूं, वैसे तो मेरे लिए पूरा क्षेत्र मेरा है, विकासखंड है, लेकिन जहां मैं निवास भी करता हूं और जो मेरा क्षेत्र पंचायत का जो एरिया है, मैंने यहाँ पर तमाम प्रकार के पौधे लगाए हैं। फलदार फलदार, फूलदार, और जो थोड़ा लाभ के जो पौधे होते हैं, वो भी हमने यहाँ पे लगाया। तो मैंने उन पर ट्री गार्ड लगाने का काम किया, और उसे बचाने के लिए आज आप देखते हैं पूरा हरा भरा दिखता है। और साथ में मैंने एक प्रयास किया है कि मेरे क्षेत्र के जो जो सैनिक कभी शहीद हुए हों, चाहे वो घर आके शहीद हुए हों, उनके नाम पे मैंने वो पौधा वहां पे लगाया है, उनकी स्मृति में मैंने वो पौधा वहां पे लगाया है, और तमाम मेरी टीम ने लगाया है। और कोविड काल में जो हमारे इस क्षेत्र से एक दो कैजुअलिटी हुई, उनके नाम से लगाए। और जो हमारे वरिष्ठ यहाँ के आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको नमन करता हूँ, उनके नाम पे हमने पौधे लगाए। और पौधे लगाने का मतलब ये नहीं था कि हमने पौधा लगाया और उसको छोड़ दे। आज लगभग 3 वर्ष और हो गए, 3 वर्षों में वो पौधा आज बट वृक्ष के रूप में वो सारे दिख रहे हैं। तो मेरा कहने का ये है कि हम पौधा लगाएं ना, उसको देखें भी, समझें भी, जिस प्रकार हम अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, छोटे से लेकर और उसके 18, 20, 25 साल की तक, और लगातार वैसे सेवा करते रहते हैं। इसी प्रकार पर्यावरण में मेरा विशेष रहता था कि 16 जुलाई के बाद से लेकर पूरा माह हम इसको चलाते थे। किसानों की बात करें, किसान एक अन्नदाता होता है, और वही सबसे पीछे है। आज हम उसे सबसे पीछे देखते हैं, तो उनके लिए क्या कार्य किया है और क्या करना है? देखिए, हमारे यहाँ किसानों के लिए एक महामारी पहले आई थी, तो सभी लोगों ने कहा था कि भाई धान के टाइम पे कि अगर हमारा फसल बीमा होता, फसल बीमा हमारा 80 रुपए का है, और उससे अगर हमारा 1 बीघा नुकसान होता है तो हमें 54-5500 रुपये उसका लाभ मिलता है। तो हमने किसानों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ये जो हमारी जमीन है, जो हमारी फसल है, उसका बीमा कराइए आप। और उसके साथ साथ हमने उनको दवाएं वितरण करने का काम किया। दवाइयों के साथ साथ हमने छोटे यंत्र, कुदाल, फावड़े, गैंती, या जो पशु के गोबर निकालने की, इस तरह के हमने देने का भी लगभग 1000 से 15 किसानों को हमने दिया है, जो किसानी होते हैं और जो पशुपालक भी होते हैं हमारे, उनको भी काम देने का काम। मैं मानता हूँ कि पशुपालक और किसान के पीछे हमारा सारा जो खान पान का सिस्टम है, उसके पीछे चलता है। हमने पशुपालकों को भी कई प्रकार की योजनाओं के माध्यम से बकरी पालन वालों को बकरी पालन का लाभ दिलाए, और गाय पालन वालों को गाय पालन का लाभ दिलाए। साथ ही हमने उनके साथ साथ उनको कई प्रकार के जो पशु मेले लगाए जाते थे, उनमें भी हमने उनको चेक वितरण करे, और चेक के साथ साथ पुरस्कार देने का भी काम करे, ताकि क्षेत्र की जनता एक उत्साह के साथ पशुपालन करे और कृषि का काम करते रहे। जिस तरह से हम देख रहे हैं, सब लोग इन चीजों को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं कि क्या है इनमें, कुछ मिलता नहीं है, दूध में कुछ है नहीं, गाय को पालने में कुछ है नहीं, तो इससे गायों की, और जो नंदी है, पहले हल लगते थे लेकिन अब हल नहीं लग रहे हैं, और जो नंदी है वो बाहर हैं सड़कों में। तो ऐसा क्या मतलब योजनाएं हैं कि इनका भी संरक्षण हो? देखिए, इनका संरक्षण तभी होगा जब पहले हम पशु घर पे गाय पालेंगे, जब वो बछड़े होंगे, उन बछड़ों को भी पालेंगे, अन्य लोग भी इसी तरह के पालते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक बैल की जोड़ी बन जाएगी। मैं एक बार अभी एक कार्यक्रम में था, तो मैंने देखा कि हमारे बाहर से आए हुए एक
थे, उन्होंने ये बताया कि मैं अपने यहाँ लगभग 200 एकड़ में खेती करता हूँ, लेकिन मेरे संसाधन क्या है, मेरी गाय भैंस और पशु, जो पशु सभी आते हैं, और बैल, हम बैलों से ही काम करते हैं। तो उन्होंने ये बात बताई थी, गुजरात के राज्यपाल थे, उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ जब फसल बोते हैं तो गन्ना जब लगता है तो गन्ना भी बीज ले, और गन्ने के साथ साथ हमने कोई दालें भी बीज ली। जब वो दालें 3-4 महीने में हो जाती है तो लगभग 35% का लाभ हम उससे लेते हैं, और फिर 6 महीने बाद उसी में हम मक्की का भी लेते हैं, अन्य फसल का भी लेते हैं, और इसी प्रकार फिर साल भर में गन्ना हो जाता है। लेकिन उनका गन्ना लगभग 15 फीट से भी ऊंचा होता है। इसका मतलब है कि वो अपने यहाँ जैविक जो खेती है, एक खेती बताई उन्होंने पारंपरिक। पारंपरिक खेती का मतलब होता है कि जो हमारे पतझड़ होते हैं, वो जब झड़ते तो वहीं उनको दबाया जाता है, उठा के उनको अलग नहीं डालते। आज जो हमारे घास है उसको निकाल के दूर फेंकते हैं, और उसकी जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है। मिट्टी की जांच परख होती नहीं है, उस कारण जो है, जो हमारी फसल 5 बीघे में 25 बोरी होनी चाहिए थी, वो मात्र 10 बोरी होती है। तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी का अभाव भी नहीं होता। तो जब मैंने उस कार्यक्रम में देखा है, बड़ा ज्ञान था उनको, और बड़ी बात उन्होंने बातें बोली है, और मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है। और जब मैं किसानों के साथ बैठता हूँ तो मैं जरूर इस बात में चर्चा करूँ। विषय बहुत लंबा है, लेकिन वो बताते हैं कि घर पर आप खाद बनाएं, गोबर, गुड़, दालें और नीम के पत्ते, इस तरह का उन्होंने बताया। कोई बड़ा पैसा नहीं लगता। अगर हमने नीम का पेड़ लगाया तो उसके पत्ते यूज हो जाते हैं। अगर हमने वो खाद एक अमरूद के पेड़ में डाली है और एक आम के पेड़ में डाली है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो फसल में जो फल होगा मीठा होगा, फर्क मिलेगा। और आने वाले टाइम में जहां आपकी 2 बोरी होती थी 1 बीघे में, वहां धीरे धीरे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए वो बड़ा लाभदायक है। जो आज आप देख रहे हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ये सारी शिकायतें हमारी जो है वो खान पान से लेकर। तो मैं किसानों को भी कहना चाहूंगा आज आपके इस चैनल के माध्यम से कि आप लोग जैविक के साथ साथ पारंपरिक खेती जरूर करें। बहुत सारी बातें सीखने को मिली थी। जब हम पशु को जंगल ले जाते हैं, गोबर करता है, गर्मी में सूखता है गोबर ऊपर से, लेकिन नीचे नमी रहती है और नीचे केंचुए आते हैं। तो ये कभी पहले देखने को मिला था, लेकिन आज ये देखने को सब बंद हो गया। लेकिन जो बात आपने कहा है कि हम पशु का संरक्षण कैसे करें, तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, जो आज लोग पशु को आवारा मान रहे, उनको आवारा न मानते हुए उनको अपने घर में उनका लालन पालन करें। कहीं ना कहीं वो आप आने वाले समय में आपको लाभ देंगे। पोखरियाल जी, जिस तरह से आपको हम पहले देखते थे और अब 5 साल बाद अपने कार्यकाल के बाद आपको आप जो सीख है, जो नॉलेज है आपका, वहां आप खुद को कहाँ देखते देखिए, सीख तो हमें अपने क्षेत्र में और कोविड काल ने बहुत कुछ सिखाया है। उसी को सीखते हुए जब हम अगले क्रम में चले, तो जिस प्रकार हमारी बैठकें होती थी, पहले पंचायत में, पंचायत के बाद ब्लॉक में, और ब्लॉक के बाद जिलों में। जब जिलों की हम बैठक देखते थे, एक आध बैठक में हमें ये लगा कि मुझे डीएम साहब से क्या कहना है, सचिव साहब से क्या कहना है, या जो हमारे जिला स्तर के वहाँ कर्मचारी रहते थे, उनसे अपनी बातें कैसे रखनी है। हमें ये देखना होता था कि जिले स्तर में सिंचाई विभाग का कर्मचारी कौन आ रखा है, लघु सिंचाई का कौन है, पीडब्ल्यूडी का कौन है, इरिगेशन का कौन है, इसी तरह से हम देख रहे थे, और विद्युत विभाग का कौन है। तो इनसे हम क्या बात कर सकते हैं और वो हमें क्या दे सकते हैं, हमारे क्षेत्र के लिए क्या दे सकते हैं। तो आज जो सीखने को मिला, जो आप पूछना चाह रहे हैं, वो सीखने को ये मिला है कि अब सिर्फ काम ला सकते हैं, अब कहने की आवश्यकता नहीं होगी। हैं? अब सिर्फ अपने पत्र भेजने, और आपके पत्र के माध्यम से और आपकी उस मीटिंग के माध्यम से, जैसे पहले एक कार्य को कराने में 2 वर्ष लग गए हैं या 3 वर्ष लग गए होंगे, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। अब अगर हमने आज कोई कार्य दिया है तो सदन में हमने ये बात भी कही है कि अगली 3 महीने की मीटिंग में अगर हमने 100 कार्य अपने दिए हैं प्रत्येक विभाग को, तो उनमें से कम 25-30% पे काम हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर हर वर्ष हम उसको रिपीट करेंगे उन्हीं कार्यों को, तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होते। ऐसा हुआ है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि ये हमारे जंगलात के रोड थे, फ्लैक्स फूड को बने हुए लगभग यहाँ पे 35 वर्ष हो गए। तमाम लोग कीचड़ से जाते थे। हमारी मातृशक्ति वहाँ पे रोजगार के लिए जाते हैं,
उनके वहाँ पे नौकरी है, अन्य लोग भी जाते हैं, लेकिन वो कीचड़ होता था, बड़ी समस्या होती। तो कहीं न कहीं उसको बनाने में हम सब जनप्रतिनिधियों का सहयोग था, क्षेत्र की जनता का सहयोग था, तभी जाके वो बन पाई। आगे जो और भी कार्य होंगे, मैं ये समझता हूँ कि जैसे पहली बैठक होगी, उसमें जो प्रस्ताव हमारी तरफ से विभागों को जाएँगे, प्रत्येक विभाग को अगर मैं एक आंकलन बता रहा हूँ आपको, 10-10 लाख के गए, तो कहीं न कहीं 2.5 3-3 लाख के काम आपकी पहली बैठक में हो जाएँगे। जैसा इंतज़ार पूर्व में करना पड़ा, ऐसा इंतज़ार अब नहीं होगा, क्योंकि कर्मचारी समझते हैं कि अब हम कैसे काम उनसे ले सकते हैं। ये जी, इस बार आपका चुनाव चिन्ह आ गया है, एक अपील जनता से। जनता से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि अगर मैंने क्षेत्र में आपके माध्यम से, आपके सहयोग से क्षेत्र पंचायत रह के, प्रमुख रह के, आपके क्षेत्र में मैं कहूँ जैसे रोड हो गई, बिजली हो गई, पानी हो गए, मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो गया, गुरुद्वारों का सौंदर्यीकरण हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई, सौर ऊर्जा लाइट हो गई और कृषि यंत्र वितरण हो गए, डस्टबिन वितरण हो गए, बेंच लगाने का हो गया सार्वजनिक जगहों पर, सोलर लाइटें मैंने बता दी, स्ट्रीट लाइटें बता दी, सीसीटीवी कैमरे मैंने बता दिए और सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ आपने देखा होगा कि जो हमने यहाँ पर अभी पर्यावरण की बात की, उन पर पौधे लगाने का काम हो गया। जो इंटर कॉलेज हैं, जो बच्चों के स्कूल हैं, उन पे शौचालय बनाने का काम किया। सार्वजनिक जगहों पर वाटर कूलर देने का काम किया। जिस तरह की शिक्षा में शिक्षकों के द्वारा हमें आवेदन आए, उनके बच्चों को फर्नीचर देने का काम किया, उनके टॉयलेट बनाने के काम किए, जो हमारे बालक और बालिकाएँ हैं, उनको अलग-अलग शौचालय बनाने का काम किया। ऐसे तमाम अपने क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में भी क्षेत्र पंचायतों के द्वारा वो कार्य कराए गए। अभी तक आपने सुना पूर्व ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल जी को, और ये खास ये बातचीत है, ये काफी कुछ आपको सिखाती भी है, काफी कुछ जानकारी भी देती है। तो इसी तरह से आपको और जानकारी भी मिले, जिस तरह से चुनाव चल रहे हैं, वो इस बार क्षेत्र पंचायत दूसरे नंबर जी ग्राम पंचायत छिदरवाला भाग 2 से क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी हैं बीडीसी के। तो ये इनका चुनाव चिन्ह है अंगूठी। तो जिन तक ये वीडियो जा रहा है, वो अपने इस अंगूठी कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर। दूसरे नंबर पे। तो आप ये बता दीजिए कि कहाँ पे इनको वोट देना है। ये दूसरे नंबर का चुनाव चिन्ह होगा और अंगूठी चुनाव चिन्ह है और मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि आप सब लोग अंगूठी पर मोहर मारकर विकास कार्यों को, जो छूटे हुए विकास कार्य हैं, उनको आगे बढ़ाएं। और पुनः मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र में जिस प्रकार की कार्य हुए हैं, मैंने अगर विद्युत विभाग की बात में मैं करूं तो लगभग 128 पोल निःशुल्क लगाए गए और 28 ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगाए गए और अब बंच केबल का काम यहाँ पे चल रहा है। तो मैं क्षेत्र की जनता से अपील कर रहा हूँ, आप विकास कार्यों को वोट करें और आप देखिए जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहता है, समय पर आप लोगों के बीच में रहते हैं। इतने व्यस्तम के होने के बावजूद आज हमारे यहाँ पहले 36 पंचायत थी, अब 38 हो गई है, 40 क्षेत्र पंचायत है। उनके साथ रहने के बाद भी अपने क्षेत्र में पूरा समय मैंने दिया है। मैं अपील कर रहा हूँ कि आप सब लोग, सभी मतदाता अपना अंगूठी पर निशान लगाए, मोहर लगाए और मुझे विजय बनाए। ज़्यादा से ज़्यादा मतों से अगर मुझे विजय बनाएँगे, तो कहीं न कहीं आपके क्षेत्र का पुनः विकास करने में आपके साथ सहयोग करूँगा। इसी तरह से आप बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ, और आपको और भी जो प्रत्याशी हैं उनसे मिलवाते रहेंगे, उनके उद्देश्य, उनके काम को आपके सामने लाते रहेंगे। तो बने रहिए उत्तराखंड टाइम्स के साथ। नमस्कार।